श्रुति सर इनके साथ भी हैं। ठीक है मैम, यू आर लाइव मैम, प्लीज मैम कंटिन्यू। बट अभी 2 नहीं बजे, चलो ठीक है। सर, आर द स्टूडेंट्स कनेक्टेड? Yes ma'am, 12 students available. Okay, sure. Okay, I guess the time has started, so I'll just wait 1 more minute for all the students to get in, join in. Then we'll start the unit 3rd, that is exploring drama of English language through literature. And at the end of the class, you will get 15 minutes for your answer session. Okay, and just a quick recap for all of those who are here right now, that we have completed our unit 1st, okay, in the past 2 classes. This is the 3rd class of English language through literature 2nd. ठीक है, so this is the 3rd class जिसके अंदर हम exploring drama पढ़ेंगे basically. ठीक है, this is the starting of unit 3. If you have missed your unit 1st and unit 1st classes, first 2 classes, if you have missed those, you can get the material on the following access link जो तुम्हें screen के नीचे अपने दिख रहा होगा. On this slide सबसे नीचे जो है access link, उधर तुम्हें सारी की सारी basically अपनी मटेरियल मिल जाएगा which I have uploaded, जहां से मैं तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ, so that you don't have to take screenshots of the following slides. ठीक है, plus also the recording of these lectures will be uploaded on SOL site, so you can go through it again. ठीक है, but in the meanwhile, at least get hold of these material which I have uploaded. I have uploaded all the material, basically your unit materials of SOL, as well as these PDFs from which I'm teaching you. Okay, so and your suggested reading materials जो है तुम्हारे suggested reading materials वो भी uploaded हैं उसके ऊपर. You can read those in the meanwhile. Okay, so and one more very important thing, this access link will only be active for 1 week after your classes end. ओके, तो जब तुम्हारी क्लासेस पूरी की पूरी दिसंबर में खत्म हो जाएंगी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की, उसके सिर्फ 1 हफ्ते आगे तक ही ये खुला रहेगा. सो डाउनलोड ऑल द मटेरियल. ठीक है, उसको डाउनलोड करके रखो अपने पास एंड प्लीज संभाल के रखो ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना आए. एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, तुम इधर ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ही मैसेज कर सकते हो विद योर क्वेरीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग ड्रामा, जिसके अंदर what we will be doing is हम इन सारे के सारे पॉइंटर्स को गो थ्रू करेंगे. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि हम इस यूनिट के अंदर क्या करने वाले हैं. दिस इज द बिगेस्ट, मतलब बहुत ही लॉन्ग है ये वाली यूनिट 3, जिसके अंदर हम ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रामा एक्चुअली में है क्या. ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं ड्रामा के, हाउ टू एनालाइज अ ड्रामेटिक वर्क, एक ड्रामेटिक वर्क को हम एनालाइज कैसे करेंगे. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा. ठीक है, कि ड्रामा कितने तरीके का होता है बेसिकली. ठीक है, ड्रामेटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं एक ड्रामा के अंदर. देन देयर इज योर रीडिंग, सजेस्टेड रीडिंग जो है इस यूनिट के लिए, विच इज अ प्ले बाय बादल सरकार, दैट इज बियॉन्ड द लैंड ऑफ हटामाला. ठीक है, इट इज अ कॉमिक प्ले जो तुम्हारे उसके अंदर है एंड इट कम्स अंडर द जॉनरा ऑफ थर्ड थिएटर. तो ये जो जॉनरा क्या होते हैं ड्रामास के, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ेंगे. देन वी विल consider this your suggested reading. ठीक है, then we'll go through this suggested reading. तो basically main aim क्या है इस यूनिट का, why is this here, क्योंकि हम लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ रहे हैं. लिटरेचर के थ्रू तुम्हारी लैंग्वेज कैसे बेसिकली फर्निश होगी. तुम्हें लिटरेचर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि लिटरेचर कितने तरीके का होता है, क्या क्या आता है उसके अंदर. ठीक है, सो we are done with our life narratives which was unit 1. ठीक है, यूनिट 1 के अंदर हमने लाइफ नरेटिव्स पढ़े थे कि लाइफ नरेटिव्स कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं उन्हें. ठीक है, तो नाउ इन यूनिट 3 वी आर डूइंग ड्रामा, कि ड्रामा कैसा होता है, कितने तरीके का होता है, कैसे लिखा जाता है. ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सो ड्रामा, बेसिकली ड्रामा को हम कहते हैं दैट इट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, ड्रामा इज नोन एज इमिटेशन ऑफ, ड्रामा का मतलब होता है प्ले. ठीक है, जो प्ले है वो इट इज सपोज टू बी इनैक्टेड. ठीक है, अब आगे चल के जब हम मतलब अब हम मॉडर्न डेज के अंदर हैं तो वी कैन सी इट ऑन
आर स्क्रीन्स बेसिकली। बट पहले जब ड्रामा शुरू हुआ था, जब ड्रामा या प्लेज शुरू हुए थे जो बहुत पहले होते थे, ठीक है, दे आर सपोज टू बी सीन। ठीक है, तुमने कॉलेजेस में नाम सुना होगा, दिस इज अ सोसाइटी नुक्कड़ नाटक, ठीक है, जो नुक्कड़ नाटक बेसिकली करते हैं, ठीक है, तो दैट इज ड्रामा। और ड्रामा से लिटरेचर बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, बिकॉज क्योंकि वो हमें इन्फॉर्म भी करती है एज वेल एज एंटरटेन भी करती है, वो हमें एजुकेट भी कर रही है और एंटरटेन भी कर रही है, ठीक है, दैट इज ड्रामा, ठीक है। और ये जो ड्रामा है, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक से आता है ड्रामेटिक्स, एंड विच मीन्स टू डू और टू एक्ट, ठीक है, कि हमें कुछ करना है, कुछ एक्टिंग करनी है बेसिकली। इसके अंदर वी हैव सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो आके एक स्टोरी को इनैक्ट करते हैं, ठीक है। अब उस ड्रामा के फॉर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है, हम उन ड्रामा को लिखते कैसे, बिकॉज ड्रामा ये एक नॉवल की तरह तो हो नहीं सकता, राइट। मतलब जैसे हमने पीछे लाइफ नरेटिव्स फॉर एग्जांपल अभी हमने करे हैं, सो लाइफ नरेटिव्स की तरह ड्रामा नहीं हो सकता, दे आर बोथ वेरी डिफरेंट थिंग्स। और उनमें डिफरेंस क्या है, क्यों है वो डिफरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्वेश्चन यू विल बी टैकलिंग विद, एंड सेकेंड कि हम नॉवेल्स को कैसे रीड करते हैं और ड्रामास को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। जब हम एक प्ले पढ़ रहे होते हैं, सिमिलरली जस्ट लाइक हम एक पोएम पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम एक प्ले पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर भी हम टोन्स का यूज करते हैं काफी सारी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे एक्टर्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं, जो अपना पार्ट निभा रहे हैं, ठीक है, दे आर टेलिंग अस अ स्टोरी, एंड नरेटिव्स हैं, उसके अंदर डायलॉग्स हैं, हर एक एक्टर को एक डायलॉग दे रखा है। तो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ऑफ ड्रामा जो हम आगे डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे, ओके। So this person John Dryden, he is a very famous critic as well as a poet as well as a dramatist, ठीक है। ड्राइडन जो है उसने ड्रामा की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है, which is a play is just and lively image of human nature. It is just and lively image. जो हमने पीछे पढ़ा था ये वाला point, that drama is an imitation of life. Drama is an imitation of life. Imitation का मतलब होता है copy of life, ठीक है। तो ड्रामा जो है वो बेसिकली लाइफ को कॉपी करता है। तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन बोलता है दैट अ प्ले is just मतलब fair, यहाँ पे जो वर्ड है, just and lively image of human nature representing its passions and humorous and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind. जो मैंने पहली चीज बताई थी, that it is to educate and as well as to entertain the mankind, ठीक है। तो ड्रामा is that form जिससे जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा एजुकेट हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर हम सोशल इश्यूज को डाल सकते हैं, सोशल इश्यूज को टैकल कर सकते हैं उसी ड्रामा के अंदर। तो ड्रामा लिटरेचर का इसीलिए बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है क्योंकि उससे हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है। इट्स अ इमिटेशन ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, हमें उसको देखने को मिलता है सामने सामने बेसिकली, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं अब ड्रामा के अंदर, वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, बट नॉर्मली जो पहले से जब मैंने बताया था, देयर इज वन ट्रेडिशनल ड्रामा एंड देयर इज वन मॉडर्न ड्रामा, उन दोनों को हम सिर्फ नाम देते थे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा जो हमारा आजकल का जैसे प्लेस चलता है, एंड ट्रेडिशनल मतलब आज से पहले से, मतलब जो शुरुआत में जैसे प्लेस चलते थे, शेक्सपियर एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके अंदर उनके एलिमेंट्स के अंदर पुराने उसके अंदर वी हैड प्लॉट, वी हैड कैरेक्टर, वी हैड डायलॉग, वी हैड स्टेजिंग एंड वी हैड थीम्स, ठीक है। ये मेन एलिमेंट्स हैं ड्रामा के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, स्टेजिंग, थीम्स, ये हमें लाइफ नरेटिव्स में भी दिखती है, ठीक है, एक नॉर्मल स्टोरीज दिखती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, राइट, ये हमें नॉवेल्स में भी दिखता है। बट हाउ दीज एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ड्रामा, ठीक है। ड्रामा के अंदर जो प्लॉट होता है, दैट इज प्लॉट का बेसिकली सिंपल सा ही मीनिंग होता है जो सबको पता है, दैट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स इन अ स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस में बताते हैं, ठीक है। एंड प्लॉट का जो स्ट्रक्चर होता है ड्रामा के अंदर, वो 6 स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। दैट इज, पहले एक इनिशियल इंसिडेंट बताया जाता है शुरुआत में प्ले के, फिर एक प्रिलिमिनरी इवेंट होता है, कुछ ना कोई चीज होगी, ठीक है, फिर एक राइजिंग एक्शन जाएगा, फिर एक क्लाइमैक्स आएगा, फॉलिंग एक्शन होगा, ठीक है, एंड डिनाउंसमेंट और या कंक्लूजन आएगा, ठीक है। सो एक प्लॉट के अंदर बेसिकली इट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, ठीक है। एक प्लॉट के अंदर होना चाहिए ये एक प्रॉपर बिगिनिंग, फिर मिडल के अंदर जो स्टोरी हो रही है, एंड अच्छे से एंड भी होना चाहिए वो, ठीक है। सो बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, मेन एक्शन, जहां से हमें स्टोरी पता चले,
ठीक है, कि क्या हो रहा है उस स्टोरी के अंदर, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एक मेन एक्शन होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा, ठीक है, जहां पे विच मेक्स अस लुक फॉरवर्ड टू समथिंग मोर, कि हाँ ठीक है अब आगे क्या होगा, ठीक है। द मिडल प्रिज्यूम्स what has gone before and it requires something to follow, ठीक है, कि कुछ ना कुछ होता है कि हाँ अब एंडिंग क्या होगी। बेसिकली मिडिल के अंदर हम क्लाइमैक्स वाले पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एंड एंड के अंदर ऑब्वियसली फॉलोज फ्रॉम व्हाट हैज गॉन बिफोर, मिडिल के अंदर एंड बिगिनिंग में क्या क्या हुआ है उस, फिर वो प्रॉपर एंडिंग हमें देते हैं टू सैटिस्फाई द ऑडियंस। अब एक ड्रामा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि ड्रामा हमेशा ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, ठीक है, ऑडियंस को सैटिस्फाई करना है हमें, क्योंकि वो चीज ऑडियंस ही देखेगी, उनके सामने ही जा रही है, ठीक है। अब ड्रामास के मोर मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर हम जो स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, हम प्लेज देखते हैं, राइट, मूवीज देखते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होते हैं, वो डायलॉग बोल रहे होते हैं, उनकी थीम चल रही होती है, तो दे आर द मोर मॉडर्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। बट हम पहले के हिसाब से देखें तो पहले ड्रामा सिर्फ थिएटर के अंदर ही परफॉर्म होते थे, ठीक है, तो सिर्फ थिएटर के अंदर परफॉर्म होते थे और लोग उन्हें देखने जाते थे। वहां पे लोग सच्ची में मतलब सामने सामने एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहे हैं लोग, लोगों के सामने या एक्टिंग कर रहे हैं, सो दैट इज ड्रामा, ठीक है। अब मॉडर्न फॉर्म के अंदर हमारे पास प्लॉट, कैरेक्टर, स्टेजिंग के अलावा और भी चीजें ऐड हो जाएंगी, लेकिन हम एक ट्रेडिशनल ओरिजिनल ड्रामा के हिसाब से यही 6-5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास ड्रामा के अंदर, ठीक है, ठीक है। सो कैरेक्टर्स, अब हमने पढ़ लिया कि प्लॉट कैसा होता है। प्लॉट शुड हैव एक मतलब एक प्रॉपर ड्रामा के अंदर प्लॉट शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, मतलब कहीं से भी शुरू नहीं हो जाना चाहिए, एक प्रॉपर अच्छे से क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, ठीक है। अगर कोई मूवी बीच में से शुरू हो जाएगी तो तुम्हें बेसिकली समझ में नहीं आएगी, तो वैसे ही ड्रामा होता है कि एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल, एंड होना चाहिए। हर ड्रामा ऐसे शुरू नहीं होता ऑब्वियसली, बट यस उसके अंदर स्टोरी फॉर्म जो है वो पूरी की पूरी सीक्वेंस में चल रही होती है, ठीक है, या जो पढ़ने वाला है या जो देख रहा है उसको बैकग्राउंड नॉलेज होगी उस स्टोरी की कि कहाँ से शुरू हो रही है, या फिर उसी स्टोरी के बीच में ही पता चल जाएगा फ्लैशबैक्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। सो कैरेक्टर्स, अब हम कैरेक्टर्स पे आते हैं कि ड्रामा के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वी सी देम लाइक मेन विमेन आर इनैक्टिंग द प्ले इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, एंड दे आर समटाइम्स जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल भी हैं, एंड कई प्लेस के अंदर कैरेक्टर्स सुपरनैचुरल वाला भी इनैक्ट करते हैं, दैट दे आर द गोस्ट, ठीक है। किसी ने हैमलेट देखी हो तो हैमलेट के अंदर हैमलेट के जो फादर हैं, ठीक है, किंग हैमलेट, ही इज द गोस्ट, ठीक है, तो उनको उस गोस्ट का भी किसी ने इनैक्टमेंट किया होगा जो प्ले के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो प्लॉट और कैरेक्टर्स जो है वो साथ साथ चलते हैं। एक प्लॉट जो है वो बिना कैरेक्टर्स के आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है, एंड बिकॉज, ठीक है, सी जो सेकंड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लॉट एंड कैरेक्टर आर इनसेपरेबल पार्ट, बिकॉज व्हेन वी रीड प्लेस for their plots to find out what happens, we also read them to discover the fates of the character. हम देखते हैं कि उन कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है उस स्टोरी के अंदर, ठीक है, तभी हम बेसिकली पूरी की पूरी स्टोरी बना पाएंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स ब्रिंग प्ले टू लाइफ। कैरेक्टर्स जो है वो एक प्ले को बेसिकली क्या देते हैं, लाइफ देते हैं, ठीक है, उसको जिंदा करते हैं एक टाइप से, ठीक है। सो देयर आर मेजर कैरेक्टर्स, देयर आर माइनर कैरेक्टर्स, देयर आर सम स्टैटिक, डायनेमिक, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर। दीज आर द टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें प्ले के अंदर दिखते हैं, ठीक है। सो मेजर कैरेक्टर्स बेसिकली जिनको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, या प्रोटैगनिस्ट इज द हीरो ऑफ द प्ले, ठीक है, ऑफ ऑल और ऑफ एनी स्टोरी, ठीक है, यानी जिस भी स्टोरी का कोई हीरो होगा, मेन कैरेक्टर होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। सो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में आई ऑल्सो कवर द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो तुम्हारे काम आएंगी, ठीक है। सो मेजर कैरेक्टर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर एट द सेंटर ऑफ द प्लेज एक्शन एंड मीनिंग, ही इज द मेजर कैरेक्टर, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनके अराउंड बेसिकली वो स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। फिर देयर आर माइनर कैरेक्टर्स जो सिर्फ फंक्शन करते हैं उन मेजर कैरेक्टर्स की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, माइनर कैरेक्टर्स, छोटे कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड दे आर समटाइम्स स्टैटिक। जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दे रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्ले, कि वही काम कर रहे हैं उस प्ले को या मेजर कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी स्टोरी के अंदर ट्विस्ट लाने के लिए, ठीक है। और दे आर डायनेमिक। अब जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, आइदर दे आर स्टैटिक और दे आर डायनेमिक कैरेक्टर्स, जो जिनके एटीट्यूड, जिनका बिहेवियर बीच बीच में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेजर कैरेक्टर्स है
उनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। देन देयर आर फ्लैट कैरेक्टर्स एंड राउंड कैरेक्टर्स जो हमें प्ले के अंदर दिखते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। तो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली जिनका बिहेवियर सेम रहता है थ्रू आउट, ये मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बट इनका बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले सेम रहता है, ठीक है, ये बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा ही करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ओथेलो देखा हो या उसका कोई भी फॉर्म देखा हो या मूवीज के अंदर देखा हो, कुछ भी, मतलब कोई भी अगर ओथेलो की स्टोरी से भी फेमिलियर हो, तो वहां पे हमें पता है कि वो कैरेक्टर्स बेसिकली प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा ही करेगा गुस्से में आके। देन देयर आर राउंड कैरेक्टर्स जो बेसिकली अपने नेचर को रिवील नहीं करते, ठीक है, वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होते अपनी स्पीचेस, अपने बिहेवियर के थ्रू कि हाँ ये एक कैरेक्टर जो है ये इसका अता पता नहीं है कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर मोर कंफ्यूज्ड, बेसिकली वो राउंड कैरेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स के सिर्फ छोटे से मीनिंग तुम्हें जानने हैं, इसको एकदम डिटेल के अंदर तुम्हें नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही, ठीक है, कि हाँ ठीक है इतने तरीके के हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ ड्रामा, ओके, ठीक। देन देयर इज डायलॉग, ठीक है। डायलॉग जो होता है, अब बेसिकली डायलॉग का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत होना, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन प्ले के अंदर हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेंस के अंदर डायलॉग को यूज करते हैं, विच इज द स्पीचेस। अब वो जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ दो लोग, मतलब उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही, वो जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑडियंस से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स ऑडियंस से भी बात कर रहे हैं, तो वो अपनी स्पीच भी देते हैं बीच बीच में, ठीक है। कैरेक्टर्स एक ड्रामा के अंदर बीच बीच में अपनी खुद से स्पीच भी देंगे, ठीक है। या अगर तुमने कभी कोई प्ले नहीं देखा तो थिंक, मतलब अगर तुम ये पूरा लेक्चर देख भी रहे हो, सो उस लेक्चर के अंदर थिंक ऑफ मूवीज, ठीक है। मूवीज के अंदर क्या होता है, वो सिर्फ एक दूसरे से बात नहीं हो रहे, कभी कभी दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द पर्सन जो उन्हें देख रहा हो, ठीक है। पुरानी मूवीज में ये वाले थोड़े से हो जाते थे कि वो साइड में जाके कैरेक्टर बात कर रहा है या कैमरा के ऊपर नॉक करके बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पीचेस भी देते हैं कई कैरेक्टर्स, जो जब वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर से बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो यहाँ पे इस लिटरेरी जॉनरा के अंदर डायलॉग क्या हो जाता है, इट इज द कॉम्पोजिशन इन विच कैरेक्टर्स डिबेट एंड इशू और आइडिया, ठीक है। इट्स अ कॉम्पोजिशन जहाँ पे कैरेक्टर की डिबेट्स होती है, कोई इशू को कंसिडर कर रहे होते हैं या कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ड्रामा का मतलब क्या होता है, ड्रामा का मतलब होता है जब हम ड्रामा एक पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं उसे, तो दैट इज वी आर रीडिंग द डायलॉग्स। अब उन डायलॉग्स में थोड़ी टोन भी चाहिए होती है हमेशा, जस्ट लाइक इन पोएट्रीज के अंदर हमें राइम्स चाहिए होती है, ठीक है। तो उन डायलॉग्स में हमें थोड़ी सी टोन्स भी चाहिए होती है, तो वो हमें जो राइटर है, जो प्ले राइट है, बेसिकली जो ड्रामास लिखते हैं उनको हम प्ले राइट कहते हैं, PLAYWRIGHT, ठीक है, प्ले राइट्स कहते हैं। तो वो लोग जो है वो साथ साथ में हमें कुछ ना कुछ हिंट्स देते रहते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते रहते हैं, सीन्स को स्टेज करते रहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ओके, सो कैरेक्टर्स सिर्फ स्पीच नहीं देते, वो लोग मोनोलॉग्स भी देते हैं, वो लोग सोलिलिकी भी देते हैं। ये एक दो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ड्रामास के अंदर, फॉर एग्जांपल प्रोटैगनिस्ट, सोलिलिकीज। हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि स्पीच देते हैं कैरेक्टर्स जो हैं वो डायलॉग्स प्रेजेंट करने के लिए वो सोलिलिकी देते हैं, ठीक है, which is a very important dramatic convention or dramatic term, ठीक है, of a dialogue in which the use of soliloquy is used basically to express a character's state of mind, ठीक है। soliloquy क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो है वो किसी और से बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ अकेले खड़े होके अपने आप से बात कर रहा है और उस स्पीच को दे रहा है, उसको हम soliloquy बोलते हैं। अब soliloquy and asides ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। soliloquies बेसिकली, इसलिए मैंने लास्ट वाले पॉइंट को बोल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। सोलिलिकीज एंड असाइड्स बहुत अलग चीज होती है। असाइड का मतलब होता है कि साइड में ले जाके बात करना, ठीक है, ऑडियंस से बेसिकली कनेक्ट करना। लेकिन सोलिलिकी जो होती है वो पर्टिकुलरली सिर्फ उसी कैरेक्टर के लिए होती है, वो कैरेक्टर ऑडियंस से नहीं बात कर रहा है, ठीक है। असाइड्स के अंदर ऑन द अदर हैंड, जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था, कैमरे पे नॉक करके वो लोग पास में बुलाते हैं, देन टू टॉक टू यू, ठीक है। सो वो चीज वो ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो उनको हम असाइड बोलते हैं कि साइड में ले जाके बात कर रहे हैं, ठीक है। सोलिलिकीज वो कैरेक्टर ऑडियंस से बात नहीं कर रहा, ना ही वो उन कैरेक्टर्स अलग दूसरे कैरेक्टर्स से बात कर रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है हाँ,
Asides क्या होते हैं? Are the comments made directly to the audience in presence of other characters. Asides are the comments made directly to the audience in the presence of other characters, but without those characters hearing. वो characters वही होते हैं, but उसी वक्त वो characters side में जाके कुछ audience से बोलेगा, उन्हीं के presence के अंदर, ठीक है? But soliloquies जो होती हैं, they are basically said alone, ठीक है? वो सिर्फ उसके state of mind को बताने के लिए होती हैं, ठीक है? I hope it is clear, these two terms. These are very important terms. Okay. Then, next important element in a drama is action. Okay. Drama जो होता है, which is very different from other genres of literature. Obviously, it is very different. It is not like कि हम novel लिख रहे हैं, या हम कोई short story लिख रहे हैं, या हम कोई autobiography या biography लिख रहे हैं जो हमने पिछले units के अंदर पढ़ी थी. ठीक है, इसके अंदर बहुत यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर बहुत यूनिक चीजें होती है, जो अभी हमने कैरेक्टर्स भी देखे. कैरेक्टर्स ही अलग अलग तरीके के होते हैं एक ड्रामा के अंदर, ठीक है. सो ओके, तो उसके अंदर उन कैरेक्टर्स का नेचर बताने के लिए अलग अलग चीजें हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है. तो एक्शन जो होता है, एक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कि वो जो स्टोरी है वो चलते जानी चाहिए, ठीक है. स्टोरी बीच में कभी हॉल्ट नहीं होती. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल अ मूवी, ठीक है, एक मूवी के अंदर तुम्हें किसी ने कोई मतलब अच्छी सी स्टोरी से शुरू हुआ, वो ठीक है कुछ हो रहा है, पर बीच में एकदम फ्लैट हो गया अगर, ठीक है, कुछ आगे बढ़ा नहीं, कुछ कैरेक्टर्स ने कुछ किया नहीं उस चीज को सॉल्व करने के लिए, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या किसी से रिवेंज लेने के लिए, राइट, एकदम फ्लैट हो गया, तो यू विल लूज योर इंटरेस्ट. तो एक्शन का मतलब होता है उस प्ले की स्टोरी चलते जानी चाहिए, उसके अंदर एक्शंस होते जाने चाहिए, ठीक है. अगर वो जो प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते जाने चाहिए. ही शुड प्लान समथिंग, और जो ऑडियंस को पता चले, जिससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो. तो एक्शंस हमेशा चलते रहना चाहिए एक प्ले के अंदर, ठीक है. फिर प्ले के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये होता है, नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग नहीं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो दैट मीन्स कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल होनी जरूरी होती है, ठीक है. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है. इसकी स्ट्रगल अगेंस्ट द फेट, अपनी खुद की डेस्टिनी से लड़ रहा हो, वो अपनी खुद की किस्मत से लड़ रहा हो बेसिकली, या नेचर से या सोसाइटी से लड़ रहा हो, या किसी और इंसान से लड़ रहा हो, ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट कंपल्सरी नहीं है ड्रामा में होना, बट बहुत ही नेसेसरी हो जाता है लाना, टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग बेसिकली, ठीक है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स वो किसी भी तरीके के ला सकते हैं, ये ट्रबल जो है वो किसी भी तरीके के ला सकते हैं. आइदर इट कैन बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बेसिकली जो डील करता है विद मैन, मतलब वो अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रहा हो बेसिकली, इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अदर हैंड डील्स विद, या तो वो किसी इंसान से लड़ रहा हो, या वो किसी सोसाइटी से लड़ रहा हो, या वो नेचर से लड़ रहा हो, या वो सुपरनैचुरल गॉड या अपनी फेट से लड़ रहा हो, अपनी डेस्टिनी से लड़ रहा हो, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक प्ले के अंदर होते हैं. ओके, देन देयर इज स्टेजिंग या स्टेज डायरेक्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि एक जो प्ले राइट होता है वो कोई ना कोई हमें वो देगा, मतलब प्लेस के अंदर ही, क्योंकि जब हम प्लेस, अब जरूरी नहीं है कि हम इनएक्ट मतलब जाके थिएटर्स के अंदर देख रहे हो, वी कैन आल्सो रीड अ प्ले. तो रीड करते हुए हमें ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डायरेक्शंस मिलती हैं, ठीक है, कि उस प्ले को कैसे पढ़ना है. उसके अंदर हमें कैरेक्टर्स की टोन बताई जाती है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट प्ले जो हम रीड कर रहे हैं दैट इज मेड, दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है. तो जो परफॉर्मेंस भी देते हैं वो इन्हीं डायरेक्शंस को बेसिकली दिमाग में रखते हुए ही परफॉर्म करते हैं. उन्हें कैरेक्टर का मूड कैसे पता चलेगा जब तक प्ले राइट नहीं बताएगा उस स्टोरी के अंदर, ठीक है. तो स्टेज डायरेक्शंस या स्टेजिंग वही होती है, वो गाइडलाइंस होती हैं, सजेशंस होते हैं जो ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट देता है इन द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले, ठीक है. दे आर द गाइडलाइंस फॉर द प्रोड्यूसर एंड द ऑथर विशेस टू बी, ठीक है. स्टेज डायरेक्शंस जो होते हैं वो पहले बहुत सिंपल से होते थे, आउटलाइन दे देते थे, सीनरीज, सीन बताते थे कि सीन कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, एक टाइप से हमें जो प्ले राइट बताता है या नरेटर जो है वो बताता है, ठीक है. डायरेक्शंस देते हैं कि ओके ये कैरेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे मूड में आ रहा है, ओके. तो ये सारी चीजें हमें मिलती है इन द स्टेज डायरेक्शंस. एंड स्टेज डायरेक्शंस होती है वो एक ऐसा एलिमेंट है दैट एस्टैब्लिशेस the main link between the reader or the viewer and the dramatist, ठीक है. इन दोनों के बीच में एक मेन लिंक जो है वो
स्टेज डायरेक्शन से बनता है। ओके अब क्यों बनता है वो मेन लाइन? ऑब्वियसली क्योंकि वी आर रीडिंग, तो हमें ना टोन पता चलेगी उन स्टेज डायरेक्शन से, ना हमें पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, बेसिकली उसकी सेटिंग्स नहीं पता चलेगी हमें, ठीक है, जब तक हमें प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट बताएगा नहीं। ओके एंड मॉडर्न ड्रामा के अंदर जो अभी वाले ड्रामास चलते हैं हमारे, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेज डायरेक्शंस, जो ड्रामेटिस्ट है वो अब कंट्रोल करने लग गया है द होल प्रोडक्शन, ठीक है। थिएटर आर्टिस्ट जो है वो अपना विजन लेकर आते हैं थ्रू दीज स्टेज डायरेक्शंस, या सिंपल सी मीनिंग है कि मूवीज को डायरेक्ट करना एक टाइप से, ठीक है। तो डायरेक्टर ही सारी चीजें बताता है कि कैसे एक्ट करना है, क्या करना है। ओके तो दैट इज इन मॉडर्न ड्रामा नाउ, एंड जो ऑडियंस है वो रिस्पॉन्ड करती है टू द प्ले, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है थ्रू दीज डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शन ही अच्छी नहीं होगी तो बेसिकली वो उस प्ले के अंदर ऑडियंस इंटरेस्ट ही नहीं लेगी, ठीक है। देन देयर इज थीम। अब हर एक प्ले के अंदर एक्चुअली थीम जो है इट इज अ वेरी यूनिवर्सल कंसेप्ट, वो हर जगह पे आता है, ठीक है। इट वी रीड इट इन नॉवेल्स, वी रीड इट इन पोइट्री एंड वी रीड इट इन ड्रामास, ठीक है। थीम जो है दैट इज द मेन आइडिया जो हमें वो ड्रामा या वो स्टोरी पढ़ के, मतलब जिसके ऊपर वो स्टोरी बेस्ड होती है, ठीक है। सो प्लेराइट हैज टू फॉर्मुलेट अ थीम, ठीक है, एंड फॉर्मुलेट मतलब बनानी पड़ती है उससे वो थीम, ठीक है, which involves abstracting from it a generalizable idea, एक general idea, एक notion of theme ही यही होता है, एक general idea जिसके आसपास वो पूरा plot बनाता है, जिसके आसपास वो पूरी story चल रही होती है, ठीक है। And this is not to suggest that it is not rewarding or useful to attempt to identify a central idea. Obviously, जब तक हम वो पूरा play नहीं पढ़ लेते या देख नहीं लेते, तब तक हमें वो general idea नहीं पता चलता, ठीक है। For example, बहुत सारी movies अब आती हैं with the social issues, ठीक है, बहुत सारी मूवीज सोशल इशू के लिए आती हैं, तो वो सोशल इशू जो है वो उनका थीम बन जाता है, मेन थीम जिसके आसपास वो पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। उधर से वो हिल नहीं सकते उस आइडिया से, ठीक है, उस आइडिया के अराउंड ही उन्हें सर्कल सा बनाना पड़ता है जिसके अंदर वो स्टोरी निट करते हैं एक टाइप से, ठीक है। सो समराइजिंग एवरीथिंग, ओके दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, my fault, but yeah, जितना भी अभी हमने पीछे जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं उनको समराइज करने के लिए what we have learned is that plot is the action, that is the basic storyline of the play, जिसके 6 stages होते हैं: initial incident, primary event, rising action, climax, falling action, denouement. Denouement मतलब conclusion, ठीक है, स्टोरी खत्म हो जाती है, ठीक है। Then there is theme. Theme means the meaning of the play, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था, basically theme that is the main idea or the lesson to be learned from the play, from the story, ठीक है, जिसके अंदर we can see general themes क्या होती है: conflict between two people, conflict between man and a supernatural power, conflict between the man and himself. ये सारे conflicts भी हमें themes के अंदर दिखते हैं, ठीक है। Then there is characters, ठीक है, जो पीपल बेसिकली ऑब्वियसली हमने जितने सारे कैरेक्टर्स देखे, हमने देखा था प्रोटैगनिस्ट, एंड जैसे प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो होता है वैसे ही एंटागोनिस्ट इज काइंड ऑफ अ विलन, अपोजिट ऑफ दैट हीरो इज द एंटागोनिस्ट, ठीक है। फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स, स्टैटिक डायनामिक, there are then foils, stock characters, archetype characters, stereotypes, typical characters, okay, for example clowns आ जाते हैं, stock characters का मतलब होता है या foils का मतलब होता है जो आते जाते रहते हैं लोग बीच बीच में से, ठीक है, उनका सिर्फ छोटा छोटा रोल होता है, ओके। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें प्ले के अंदर दिखते हैं। Then there is dialogues. Dialogues basically क्या होता है? Dialogues refers to the words written by playwright, जो हमने पढ़े थे, ठीक है। It can be asides, it can be soliloquies, it can be an exchange between 2 or more characters, ठीक है। asides and soliloquies के बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखना है, okay? Okay. Then how do we actually analyze a dramatic work, जो कि हमारे elements का ही पार्ट है। इन elements की वजह से ही हमें प्ले को बेसिकली समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। एनालाइज का मतलब समझना ही होता है, ठीक है। हाउ डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस ड्रामेटिक वर्क, ठीक है। तो वो जो 6 एलिमेंट्स थे वो हमारे को हेल्प करते हैं टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, हीरो ये है, थीम ये है इस चीज की, कैरेक्टर्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं अपना, ओके। सो लेकिन इन अ ब्रॉडर व्यू दीज एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, जिससे ड्रामेटिक वर्क्स को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसको 3 मेजर आइडियाज में बांटा गया है, विच इज लिटरेरी एलिमेंट्स, टेक्निकल एलिमेंट्स एंड परफॉर्मेंस एलिमेंट्स। इन तीनों को देख के ही हम एक ड्रामा को बेसिकली समझ पाते हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट थिंक अबाउट
हाउ यू एक्सप्लेन कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फ्रेंड ने एक मूवी देखी है एंड यू आस्क हिम कि वो मूवी कैसी थी, तो वो कैसे बताएगा तुम्हें कि वो मूवी कैसी थी, ठीक है। द जर्नलाइज आइडिया, द क्रिटिकल आइडिया कि वो मूवी कैसी थी, बेसिकली जो हम क्रिटिकल रिव्यूज पढ़ते हैं या रिव्यू पढ़ के कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। तो वो ड्रामेटिक वर्क को इवेल्युएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने लिटरेरी एलिमेंट्स के अंदर ऑलरेडी कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम एंड डायलॉग कर चुके हैं, मॉडर्न थिएटर के अंदर हमारे पास 3 और चीजें जुड़ जाती है टू लुक थ्रू, दैट इज द कन्वेंशन, द जॉनरा एंड द ऑडियंस, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब होता है टेक्निक्स, जो प्लेराइट ने कोई ना कोई टेक्निक्स यूज करी होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ स्टाइल्स, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स डाले होंगे। अगर वो सुपर नेचुरल डाल रहा है तो उसको कैसे प्रेजेंट किया गया, क्या उसने लाइटनिंग थंडर दिखा रहा है तो लाइटनिंग थंडर ढंग से करा है कि नहीं, सेटिंग ढंग से हुई है कि नहीं, दीज आर द कन्वेंशंस, ठीक है। देन देयर इज जॉनरास, डिफरेंट जॉनरास होते हैं प्ले के, कुछ प्ले कॉमिक होते हैं, कुछ प्ले ट्रैजिक होते हैं, कुछ मिस्ट्री वाले होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल होते हैं, ठीक है। या मूवीज के भी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के अंदर आती है, कुछ कॉमेडी मूवीज होती है, कुछ ट्रैजिक मूवीज होती हैं, कोई दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है। तो दीज आर द जॉनरास ऑफ द प्ले, जो हमें देखने पड़ते हैं कि किस जॉनरा के अंदर है वो, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। हम एक कॉमेडी को ट्रेजेडी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड देन देयर इज द ऑडियंस, जो प्ले को देखती है, कि ऑडियंस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके लिए वो प्ले लिखा गया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वी एज एन एडल्ट वुड लाइक अ चिल्ड्रंस मूवी, ठीक है। तो वो मूवी उन बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी बिकॉज वो उस ऑडियंस के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो बहुत सारे प्ले राइट, एक्टर्स जो है वो कंसिडर करते हैं ऑडियंस को टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा, क्योंकि उनके बिना उनका प्ले बेसिकली चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो दीज 3 आर येट अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो मॉडर्न थिएटर के अंदर अब जाके ऐड होने लगे हैं, जो अब जाके बेसिकली इनको हीड मिली है कि हाँ ठीक है, इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए इन ऑर्डर टू एनालाइज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ प्ले, ठीक है। There are technical elements की सीनरी, सेटिंग्स, कॉस्ट्यूम्स। अब एक कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम ही बेसिकली इतनी कन्विंसिंग नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा उस प्ले के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज, लाइट्स, साउंड एंड मेकअप, ये सारी चीजें टेक्निकल एलिमेंट्स भी समझने में हेल्प करता है, ठीक है। टेक्निकल एलिमेंट्स टू द पॉइंट होने चाहिए, उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने चाहिए, ठीक है। एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ड्रामा एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट्स एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, वो लाइफ को इमिटेट कर रहा है, वो जैसे हम लोग रहते हैं बेसिकली उस चीज को इमिटेट कर रहा है, वो ह्यूमन नेचर को इमिटेट कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल रामायण की स्टोरी से एवरीबडी मस्ट बी फेमिलियर, ठीक है। अब रामायण इनिशियली इज अ प्ले, इनैक्ट होता है रामायण, राइट। अब रावण के रोल में किसी एकदम पतले से इंसान को खड़ा कर दे, राइट, तो वो उस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं देगा, राइट, वो रावण की तरह लगेगा ही नहीं बेसिकली, ओके। सो वो कैरेक्टर्स की सीन्स, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टीज उनकी मैच करनी चाहिए जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उनसे, मतलब बेसिकली, ठीक है। जो एक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए टू द रिटन कैरेक्टर, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये नोट बनाना है तुम्हें, ओके। So scenery, set, costumes, properties, sceneries obviously as I said, backgrounds, curtains, platforms जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर जो है वो फॉर रोमियो एंड जूलियट, राइट, रोमियो से बालकनी से चढ़ के जाता है, अगर वो ना चढ़ के जाए, बालकनी ही ना बनी हो, तो वो सीन बेसिकली खराब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सीनरी, सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट्यूम, एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो प्ले जो है वो बहुत ही पुराने जमाने में सेट है तो उसके कॉस्ट्यूम उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वो नॉर्मल जीन्स वगैरह के अंदर नहीं कर सकते, राइट। तो वो कॉस्ट्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस, ठीक है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इन अ प्ले। लाइटिंग इंपॉर्टेंट है, लाइट्स इंपॉर्टेंट है, लाइटनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंट, वो मूड बना रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूवी थिएटर्स में हम जाते हैं, लाइट्स एकदम बंद होकर पूरा थिएटर दिखता है, हमें स्क्रीन हमारे सामने दिखती है, तब हम ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। लाइट्स इंपॉर्टेंट है, साउंड इंपॉर्टेंट है, मेकअप इंपॉर्टेंट है ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टेक्निकल एलिमेंट्स है जो एक प्ले के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन देयर इज द परफॉर्मेंस एलिमेंट्स which is acting, character motivation, character analysis and empathy, ठीक है। एक्टिंग बेसिकली उस एक्टर की एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसको एक्टिंग आएगी नहीं तो फिर बेसिकली पूरी की पूरी स्टोरी फ्लैट हो जाएगी, ओके। कैरेक्टर मोटिवेशन,
ठीक है, द रीजन एंड रीजंस ऑफ कैरेक्टर्स बिहेवियर, उनको कैरेक्टर को समझना पड़ता है। एक प्ले को इनैक्ट करने से पहले उस प्ले को पहले ऑब्वियसली तुम पूरा पढ़ोगे, उसकी स्टोरी समझोगे, उन कैरेक्टर्स को समझोगे कि व्हाट दीज कैरेक्टर्स आर गोइंग थ्रू, तभी तुम उनको एक्ट कर सकते हो, तभी तुम उनको जस्टिस दे सकते हो। ठीक है, देन देयर इज कैरेक्टर एनालिसिस। कैरेक्टर एनालिसिस होता है जो मोस्टली ऑडियंस करती है, ठीक है, कि वो कैरेक्टर कैसा था, उसने वो रोल प्ले कैसे किया, उस कैरेक्टर की स्टोरी हम तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, एंड देन देयर इज एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी मींस वी फील टुवर्ड्स देम, तो स्टोरी के थ्रू हम उस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के लिए इमोशंस हमारे एक ऑडियंस के अंदर बेसिकली राइज होते हैं। ठीक है, कि यस दे फील सैड इफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू समथिंग। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा बेसिकली उस ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस कैरेक्टर को लाइफ देनी है। ठीक है, तो दैट इज द मेन एम ऑफ द एक्टर। तो वो एक्टर ढंग से एक्टिंग करेगा, मोटिवेट होगा, ठीक है, उस कैरेक्टर का एनालिसिस करेगा, तभी वो उस एम्पैथी को जगा पाएगा इन द ऑडियंस। ठीक है, बिकॉज ऑडियंस सब कुछ है फॉर द प्ले, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द प्ले। ठीक है, ऑडियंस जो है उसी के लिए सब कुछ लिखा जाता है, ये चीज तुम्हें समझनी है एंड लिखनी भी है। ओके, सो इन कंक्लूजन बेसिकली जो हमने सिर्फ आज 3 चीजें करी हैं, which is the how to analyze a drama and what are the text in the sense elements of drama and what is drama, and I hope it is clear कि drama actually में है क्या। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्ट के अंदर सारी चीजें मेंशन करी हैं कि ड्रामा होता क्या है। ठीक है, ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर विच इज बोथ लिटरेरी आर्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। ठीक है, हम उसे पढ़ते भी हैं, हम उसे देख भी सकते हैं। It's an imitation of an action. It is an imitation of a life. ठीक है, and as a literary art, it deals with fiction. It deals with imaginary stories. ठीक है, या तो fiction हो सकता है, imaginary stories हो सकती है, real stories हो सकती है जिसके ऊपर play enact हो। ठीक है, so this is very important. It is a direct presentation of life experiences. ठीक है, बिना उसके, क्योंकि actors को हम सामने सामने perform करते हुए देख रहे होते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, which is protagonist, which is the leading character in a drama, then the plot, the events of a drama, events in a story, ठीक है, then there is haemorrhagia जो tragic fall या misfortune जो एक हीरो के साथ, एक प्रोटैगनिस्ट के साथ हमेशा कोई ना कोई ट्रबल होती है, जो हमने बात करी थी, उसको हम टर्म से बुलाते हैं हेमोर्शिया। देन देयर आर ओमन्स, देयर आर बैड लक टाइप्स वाली चीजें जो एक ट्रेजेडी में चलते रहती है। देन देयर इज एंटागोनिस्ट हु इज द अपोनेंट और द एनिमी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, या ऑफ द गुड कैरेक्टर, ऑफ द कैरेक्टर इन कॉन्फ्लिक्ट। उस कॉन्फ्लिक्ट को हम हेमोर्शिया कहते हैं। देन देयर आर मोनोलॉग्स व्हिच इज अ वेरी लॉन्ग स्पीच इन प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, मोनोलॉग का मतलब होता है एक उन्हीं मतलब कैरेक्टर्स के सामने ही वो एक अपनी बहुत लंबी स्पीच दे रहा हो। और सोलोलिकी इज अ स्पीच मेड बाय द कैरेक्टर व्हाइल ही इज अलोन एंड ही इज नॉट टॉकिंग टू द ऑडियंस, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है। ठीक है, अब ये टर्म क्यों पता होना चाहिए, मे बी दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन दैट। ठीक है, Then there are forms of drama जो हम next class के अंदर करेंगे, but as an overview मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि forms of drama के अंदर हम सिर्फ tragedy, comedy and tragic comedy नहीं करेंगे। ठीक है, हम इनको डिटेल के अंदर करेंगे कि tragedy के अंदर बेसिकली एक tragic प्ले कैसे लिखा जाता है, एक कॉमेडी वाला प्ले कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और ट्रैजिक कॉमेडी विच इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसको हम बोलते हैं ट्रैजिक कॉमेडी, तो उसको कैसे लिखा जाता है। कॉमेडीज कितने आगे तरीके की होती है, रोमांटिक कॉमेडी होती है, सेंटिमेंटल होती है, क्लासिकल है, ह्यूमर है, मैनर्स है, ठीक है, फार्शियल है या सैटारिकल है। ओके, तो ये सारी चीजें, एंड ये सिर्फ लास्ट पॉइंट इज नॉट एक्चुअली दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, बट यस यू शुड नो कि कहाँ से हम चलते आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव many famous dramatists, English dramatists, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे हैं। ठीक है, we have Meander, we have Molière, we have Shakespeare, we have Ben Jonson, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं। पर तुम्हारे कोर्स के अंदर जो ड्रामेटिस्ट है वो तुम्हें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बादल सरकार को देखना है और उसके प्ले को देखना है। आई वुड सजेस्ट दैट यू गो एंड गूगल समथिंग अबाउट दिस प्ले और जस्ट रीड योर मटेरियल विच हैज बीन अपलोडेड ऑन दिस लिंक।
ठीक है, उसको रीड करो, एक बार रीड करके देखो कि ठीक है इस प्ले के अंदर क्या है, व्हाट इज दिस अबाउट, तभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर तब जब हम इससे टैकल करेंगे तो हमें पता चलेगा. वी वुड बी डूइंग फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, सम ड्रामेटिक डिवाइसेस जो प्ले राइट्स यूज करते हैं. वी विल बी लर्निंग अबाउट द थर्ड थिएटर, जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज रिलेटेड टू दिस प्ले. सो अगर किसी ने नहीं लिया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड जिसके अंदर लिंक है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो जिनको लिंक नहीं मिला है. ठीक है, मैंने भी ये शेयर किया था बहुत सारे बच्चों के साथ. तो तुम्हें बेसिकली हर क्लास के बाद, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस क्लास, ये वाली पीडीएफ आफ्टर दिस क्लास आई विल अपलोड इट ऑन दिस लिंक. यू हैव खत्म हो जाएगी, उसके सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज तक ये ओपन रहेगा. उसके बाद आई विल क्लोज दिस लिंक. तो तुम्हें यहाँ पे सारी की सारी चीजें करके रखनी है. ओके, सो आई होप इट इज ऑल क्लियर. ड्रामास एंड एक्सेट्रास वो सब कुछ क्लियर हो. और कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन टेल मी. अभी पोइट्री का अभी हमने ड्रामा शुरू किया बिकॉज ड्रामा इज अ वेरी बिग टॉपिक. हमारा यूनिट 3 जो है वो थोड़ा बड़ा है एंड विच इज एक्चुअली क्वाइट इजी. ठीक है, तो तुम्हें जल्दी ग्रास्प भी होगा, इसलिए मैंने अभी यूनिट थर्ड शुरू किया, यूनिट सेकंड अभी शुरू नहीं किया. अभी हम यूनिट थर्ड पूरा का पूरा करेंगे, उसके बाद ही दूसरे यूनिट्स पे जाएंगे. ठीक है, ओके अगर तुम्हें यूनिट्स का भी अपना एक्सेस लेना है तो तुम एसओएल की साइट से भी सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर कोई क्वेश्चन है बिटवीन दिस थिंग दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्म्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के लिए तो पूछ लो. यस, लिटरली पीडीएफ अभी तुम्हें एक्सेसिबल ही नहीं है. ठीक है, ओके अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो अभी. ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट इज ओपन. एंड अगर तुम्हें पिछले क्लास में से भी कोई दिक्कत है लाइफ नरेटिव्स में से तो वो भी अभी पूछ लो तो तुम्हारे लिए. हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी, हमेशा सिर्फ एक टर्म दे दिया है उसे. ठीक है, हमेशा सिर्फ एक टर्म दे दिया. जब हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है. जो हीरो होता है उसके पास उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी. ठीक है, उसकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी या उसका कोई फॉल्ट रहेगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी, विच इज कॉल्ड हेमर्शिया. ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कमी होती है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने कभी ओथेलो की स्टोरी पढ़ी भी हो तो ओथेलो इज दैट काइंड ऑफ क्या कहते हैं स्टोरी. बेसिकली ओथेलो इज दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी जिसके अंदर ओथेलो हमें पता है कि ही इज अ वेरी जेलस पर्सन. उसकी जेलसी की वजह से उसने अपनी वाइफ को मारा था. ठीक है, तो जेलसी इज हिज हेमर्शिया, इज इट्स फॉल्ट, उसने अपनी गलती की वजह से, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई. ओके, एंड ये जो पीडीएफ्स हैं विच आर वेरी डिटेल्ड, इट इज डिटेल्ड ऑब्वियसली आई नो कि पीडीएफ थोड़ी सी पॉइंटर्स में होनी चाहिए बट इट इज वेरी डिटेल्ड फॉर यू गाइस, क्योंकि तुम्हारे पास आगे चल के फिर मटेरियल में दिक्कत ना आए, लिखने में दिक्कत ना आए. ठीक है, सो और कोई क्वेश्चंस हैं? अभी मैंने पीडीएफ शेयर नहीं करी है तो तुम्हें ऑब्वियसली ये वाली पीडीएफ इस क्लास के बाद मिलेगी. ठीक है, I don't think
थिंक सो तुम्हें और कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास I guess it's on 17th आपकी तुम्हारी next class which we will be continuing this unit 3rd in your next class also. ठीक है, अगर टाइम टेबल भी नहीं है तो मुझे वो भी बता देना. ओके, सी SOL की साइट के ऊपर जो तुम्हारे यूनिट्स हैं, ठीक है, जो यूनिट्स है उसकी जैसे जो तुम्हारी सजेस्टेड रीडिंग्स है उसकी सिर्फ समरीज दे रखी हैं SOL की साइट के ऊपर. वो जो मटेरियल है वो रीड तुम्हें करना है, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, ओके. Link, I guess you just click on that link. I don't know why is it not valid, but I'll take a look at it. ठीक है, that is the only link जिसके ऊपर मैं सारी की सारी basically provide कर रही हूँ. So I guess that should work. Just give me a minute. Okay. I guess तुमने should I just say the words? ठीक है, ये मेरे में तो ओपन हो रहा है वो लिंक, तो एक बार तुम लोग देख लेना. प्लस यस, कैरेक्टर्स ऑफ अ ड्रामा, कैरेक्टर्स मैंने समझाए थे आपको. सी कैरेक्टर्स हमने जब समझाए थे तो वी वेंट थ्रू ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, कि एक कैरेक्टर का कितने कितने तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास. अगर तुम कोई मूवी देख रहे हो विच इज नॉट योर एवरीडे मूवी बट एक बहुत ही एक्सेप्शनली गुड मूवी, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे. उन कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं. तो हमें बहुत तरीके के कैरेक्टर्स मिलते हैं. ठीक है, वी हैव राउंड कैरेक्टर्स, वी हैव फ्लैट कैरेक्टर्स. राउंड एंड फ्लैट आर द ओनली टर्म्स विच यू शुड बी कंसर्न्ड विद. ठीक है, कंसर्न्ड विद क्यों? बिकॉज फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली इट्स जस्ट फ्लैट लाइन, कि वो उसी तरीके से चलेंगे, हमें पता है कि वो वैसे ही बिहेव करेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते. राउंड कैरेक्टर्स जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनकी एक्शंस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, विच आर दी राउंड कैरेक्टर्स. फिर वहां पे ब्रॉडर टर्म्स के अंदर वी हैव सम माइनर कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर्स बेसिकली जिसके आसपास मेन स्टोरी कर रही होती है, एंड द माइनर कैरेक्टर्स जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं स्टोरी को पूरा बांधने में. ठीक है, ओके ओके. Then there is monologue, soliloquy. Monologue and soliloquy, as I already has explained, monologue, soliloquies are the kind of speeches जो character देते हैं. ठीक है, monologue होता है बहुत लंबी speech जो एक character दे रहा है. He gives that in presence of other characters. On the other hand, soliloquy जो होता है, soliloquy is the speech given by the character not in the presence of other characters. ठीक है, वो अपने बेसिकली वो अपने आप से बात कर रहा होता है, which is a soliloquy. ठीक है, ओके. अगर लिंक या लिंक मेरे में खुल रहा है बेसिकली, पॉइंट ये है. So I'll just check it out. I'll check the link. Wait a minute. Yes, it is opening. I guess अगर तुम लोग टाइप इन कर रहे हो ये लिंक तो तुमने कुछ ना कुछ गलत टाइप किया होगा. ओके, I'll just make it a little better for you guys. Wait a minute. Just give me a minute. Okay. And I'm pasting. I'm just pasting that link for you guys so that तुम उसको open कर पाओ. Okay. तो जो अभी लिंक मैं दे रही हूँ उसको ओपन करना, जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ. ठीक है, ओके. ट्राई टू एक्सेस दिस लिंक. ओके, वहां पे तुमने आई गेस तुमने उसका L बना दिया होगा या 1 की जगह, तो करेक्ट दैट, इट इज 1H6N. ठीक है, तो सिर्फ इधर से ही टाइप करना शुरू करो, rb.gy/gy 1H6N. ठीक है, okay, is it clear now?
ओके, पहले मुझे बताओ कि वो लिंक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? जस्ट somebody just open it and then just let me know, ठीक है? gy/gy1, ठीक है? अभी मैंने एक लिंक तुम्हें दिया है, पब्लिश्ड वाले सेक्शन के अंदर देखना है, एंड जस्ट let me know that if you can open it, okay? लिटरेरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? सो लिटरेरी एलिमेंट्स के अंदर हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, विच इज द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स एंड थीम्स एंड डायलॉग्स, ये सारी की सारी चीजें आर द पार्ट ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स. बेसिकली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एलिमेंट्स एक प्ले के अंदर होते हैं, विच इज नोन एज लिटरेरी एलिमेंट, ठीक है? अब उसको डिटेल के अंदर, ओके, लिंक चल रहा है ना, ठीक है? So somebody asked me a question from last class which is CV and SOP, ठीक है? वो जो हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली इस टॉपिक को करा था, which is curriculum vitae and statement of purpose which is SOP, ठीक है? तो इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? CV जो होता है, हम किसी जॉब के लिए या किसी अकेडमिकली कहीं पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक सीवी बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी डिटेल्स देते हैं, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है? हम अपना बेसिकली अपने रिसर्चेस, अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट उसके अंदर बताते हैं, विच इज अ करिकुलम वाइटे. एंड एसओपी ऑन द अदर हैंड, क्योंकि करिकुलम वाइटे बहुत ही मतलब एक टॉपिक होता है, हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, इट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है? हमें बहुत ही शॉर्ट, मतलब इतने सारे पेजेस नहीं भरने होते उसके अंदर, ठीक है? ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली हमसे तब मांगी जाती है जब हम अपने मास्टर्स कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? तब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, मांगी जाती है हमसे, यूनिवर्सिटी हमसे मांगती है कि अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के दो. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब होता है कि आप अपना पर्पस बताओ कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी के अंदर या इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहते हो, ठीक है? या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पढ़ना चाहते हो, तो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है? जिसके अंदर हमें अपने रिसर्च इंटरेस्ट को बेसिकली डिफेंड करना होता है कि यस दिस रिसर्च, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस रिसर्च के अंदर, व्हाई डू आई वांट टू राइट इट, ठीक है? अपना बैकग्राउंड की, हाँ ठीक है, हमने इस रिसर्च के ऊपर पहले कभी कुछ काम किया है कि नहीं जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर आगे और बढ़ के काम करना है, तो दैट इज एसओपी. बुक कोई परचेज नहीं करनी, दैट इज व्हाई आई हैव मेड दीज डिटेल्ड पीडीएफ्स फॉर यू गाइस, ताकि तुम्हें बुक भी अभी परचेज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? मोनोलॉग एंड सोलोलिकी, हाँ, मोनोलॉग एंड सोलोलिकीज जो है वो मैंने अभी अभी समझाया था, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. मोनोलॉग्स जो होते हैं वो लॉन्ग स्पीच होती है, लंबी लंबी स्पीच जो एक कैरेक्टर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट दे गिव दीज स्पीचेस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स. ऑन द अदर हैंड सोलोलिकी, ठीक है, स्पेलिंग भी गलत है तो प्लीज इनकी स्पेलिंग्स थोड़ी सी लर्न कर लेना, बिकॉज अगर तुम स्पेलिंग ढंग से नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? सोलोलिकी ऑन द अदर हैंड, सोलोलिकीज के अंदर हम कैसे बताऊं, ओके, सोलोलिकीज के अंदर जो कैरेक्टर है वो अपने आप से बात कर रहा होता है, उसको और कोई नहीं सुन सकता वहां पे, ठीक है? वो अकेले में बात करता है, अकेले में ये स्पीच देता है जब उसके आसपास और कोई कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है? ऑडियंस उसको सुन पा रही होती है पर उसके लिए वो खुद अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है? वो ऑडियंस से भी बात नहीं कर रहा. दैट इज अ सोलोलिकी. Okay, is there any other query for you guys? सी थोड़ी सी ना स्पेलिंग्स ठीक लिखो वरना मैं नहीं बता पाऊंगी कि तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, ठीक है? अगर कोई पर्टिकुलर टर्म है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो तुम्हें नहीं समझ आया है, एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू जस्ट अ शॉर्ट समराइज्ड वे कि हमने क्लास में क्या किया है, दैट आल्सो कैन बी डन. सो
Okay, somebody is asking me at the end of the class that which subject is it? It is the English language through literature, part 2. Yeah, I guess this is done. Cannot understand this question. Okay, लिंक सबको क्लियर है तो वो हर क्लास के बाद मिलेगा. नेक्स्ट क्लास, योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन 17th. ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट क्लास मिस हो गई है, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन किया था एक्चुअली, एंड हमने पूरे का पूरा सारी के सारी यूनिट्स को भी एक ओवरव्यू दिया था. सो यू कैन एक्सेस दोस पीडीएफ्स जिधर जो मैंने बनाई थी एंड मैंने जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, ऑन दैट लिंक जो मैंने शेयर किया तुम्हारे साथ. पब्लिश लिंक के अंदर तुम्हें दिख गया होगा एक लिंक. ठीक है, सो प्लीज एक्सेस दैट लिंक जिधर से तुम डाउनलोड कर सको. इट इज वेरी इजी. ठीक है, मेरा काम है सिर्फ तुम्हें समझाना. दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स आर वेरी इजी फॉर यू गाइस. ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना है एंड ठीक है, एवरी क्लासेस नोट्स जो क्लास जब मैं अभी ले रही हूँ तो अभी ये खत्म होगी, इसके बाद आई अपलोड इट ऑन दैट लिंक. तो उस लिंक के ऊपर तुम्हें सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी. इनफैक्ट तुम्हें एसओएल की साइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे जो यूनिट्स हैं एसओएल की साइट के ऊपर वो भी उधर अवेलेबल है. तो यूनिट 3 का ऑलरेडी वहां पे मटेरियल अवेलेबल है, एक्सेप्ट फॉर दीज स्लाइड्स जहां से मैंने अभी पढ़ाया है. ठीक है, ये मैं अभी इस क्लास के बाद अपलोड करूंगी. एंड आई होप वो लिंक सबसे ओपन हो रहा हो. अब आई गेस आई गॉट वन रिप्लाई कि हाँ हो रहा है ओपन. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ सीवी एंड रेज्यूमे. ठीक है, ये हमने कल की क्लास में किया था, सीवी एंड रेज्यूमे. ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है सीवी और रेज्यूमे के बीच में. ठीक है, सीवी जो होता है वो हम मोस्टली अपने एकेडमिक्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, मतलब कि एक टाइप से क्या कहते हैं, रेज्यूमे ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड होता है. हम सिर्फ एक पेज में उस एम्प्लॉयर को बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है एंड हम इस जॉब के लिए क्यों एप्लीकेबल हैं या क्यों करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली. तो वो एक वन से या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का समरी होता है हमारी पूरी की पूरी जॉब का, कि हम हमारे एक्सपीरियंस क्या क्या है, हमारी एजुकेशन क्या क्या है, और वो काफी जॉब ओरिएंटेड होता है. ऑन द अदर हैंड सीवी जो होता है विच इज वेरी थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसके अंदर इट्स जस्ट लाइक हम उसके अंदर थोड़ा सा अपना बायोग्राफी भी डाल देते हैं. ठीक है, वी राइट कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा मोबाइल, हमारे ईमेल आईडी, ये सारी चीजें रहती हैं. बट यस, हमारा पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, 10th 12th कहाँ से की थी, ठीक है, योर ग्रेजुएशन, योर पोस्ट ग्रेजुएशन, योर वर्क एक्सपीरियंसेस, योर रिसर्च इंटरेस्ट, योर हॉबीज, वो सारी चीजें करिकुलम वाइटे में आती हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है देन रेज्यूमे. रेज्यूमे सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होता है. अगर आप किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो उस जॉब के हिसाब से आप उस रेज्यूमे को बेसिकली ठीक है, उसको एडिट उस जॉब के हिसाब. ठीक है, ओके. कि निखिल, आई डू नॉट नो कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो. जिस पीडीएफ से मैंने अभी ये वाली क्लास ली है वो अवेलेबल अभी नहीं है, वो इस क्लास के खत्म होने के बाद अवेलेबल होगी. ठीक है, ओके, यू ओनली हैव 5 more minutes. अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है फॉर दिस टॉपिक, ब्राउन के बारे में कुछ ना समझ आया हो बेसिकली, तो वो पूछ लो, ज्यादा इजी रहेगा. और मैं सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस के ही आंसर दे रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. प्लीज मुझसे बार बार रिपीट करके मत पूछो. ओके, एंड आई होप तुम्हारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया हो कि तुम्हें यही वाले सब्जेक्ट्स लेने हैं. वो वाली क्वेरी क्लियर हो गई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. कि इंग्लिश फ्लुएंसी है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है या इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है. ठीक है,
ओके, जो मैंने टर्म्स बताई थी तुम्हें, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है ही इज द हीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रामा। ऑन द अदर हैंड एंटागोनिस्ट उसका अपोजिट होता है, उसका एनिमी होगा या विलन होगा उस कैरेक्टर, उस प्ले के अंदर, उस स्टोरी के अंदर, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो एनिमी होता है, दुश्मन होता है। ओके, अगर तुम्हें एनिमी का मतलब नहीं समझ आ रहा हो तो ओके। ये तुम्हारी सजेस्टेड स्टोरीज जो है वो तुम्हें इस कंसेप्ट को और क्लियर करने में हेल्प करती है, इसलिए तुम्हें सजेस्टेड रीडिंग्स दे रखी है ताकि तुम इस कंसेप्ट, जो हम कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, हम लाइफ नरेटिव्स पढ़ रहे हैं या हम ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो उनके कंसेप्ट्स और क्लियर हो सके तुम्हारे, ठीक है, इसलिए तुम्हारी रीडिंग्स हैं और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यस, ड्रामा, सी कोई भी आर्ट फॉर्म, अब आर्ट जो है वो बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, आर्ट के अंदर सब कुछ आता है, ART, ठीक है, आर्ट के अंदर सब कुछ आता है। तो वो लिटरेचर पार्ट के थ्रू अगर हम आर्ट देखें तो हम नॉवेल्स देखते हैं, हम शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं। अब ये सारी चीजें जो है वो फिक्शन भी हो सकती है, वो नॉन फिक्शन भी हो सकती है। इन दो टर्म्स में मैंने लास्ट क्लास में भी एंड लास्ट टू लास्ट क्लास में भी इनफैक्ट डिफरेंस समझाया था। फिक्शन का मतलब होता है अपनी इमेजिनेशन से कोई स्टोरी बनाना, ऑन द अदर हैंड नॉन फिक्शन का मतलब होता है कि तुम रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर होकर वो स्टोरीज बना रहे हो, जो हमने लाइफ नरेटिव्स के अंदर नॉन फिक्शंस पढ़े थे, ठीक है। तो ड्रामा, यस, दे कैन बी कैटेगराइज एज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ऑल्सो, ठीक है, बट मोस्टली उसके अंदर फिक्शन होता है बिकॉज काफी कम टाइम में उन्हें पूरी की पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है, ठीक है। उसके ऊपर यस, नॉन फिक्शनल के अंदर सिर्फ इतना हो सकता है कि वो उससे इंस्पायर होकर उस स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें देखना है कि काफी सारी मूवीज जो है वो किसी की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होती है, लेकिन द टर्म इंस्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, उसके अंदर वो अपने चेंजेस कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो यस, ड्रामा मोस्टली उसके अंदर फिक्शनलाइज्ड वर्ड ही आता है, ठीक है। यस, ग्रामर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो तुम्हारे पेपर है या पेपर के जो मतलब सैम्पल पेपर्स वगैरह है, आई एम जस्ट सॉल्विंग दोस, तो वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी इन द कमिंग क्लासेस, ठीक है। तो वो क्लासेस में करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर तुमसे पूछा जाए यूनिट 1 के अंदर विच इज नेम्ड एज अंडरस्टैंडिंग लाइफ नरेटिव्स, तो तुम्हें उसके बारे में पता हो कि लाइफ नरेटिव्स कौन कौन से होते हैं, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है, मेमोर्स क्या होते हैं। अगर हम ड्रामा पढ़ रहे हैं तो ड्रामा में अभी तक हमने टाइप्स नहीं करे हैं उसके, ठीक है, लेकिन ड्रामा के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये तुम्हारे आंसर लिखने में तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। Okay, so I guess class is gonna end now. You only have a minute. Okay, तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन है, just note it down, ask it in the next class. ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना एंड अपने कंसेप्ट्स थोड़े से क्लियर रखना, उन जो सजेस्टेड रीडिंग्स है उसकी थोड़ी सी कुछ ना कुछ समरी पढ़ना, ठीक है, उनसे स्टोरी से थोड़ा सा फेमिलियर होना तो इजी रहेगा, ठीक है। And yes, I am trying to explain it in Hindi also, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि हिंदी में समझाना है उन्हें, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ ऐसा प्रेफरेंस है तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में ही बताऊं तुम्हें, ताकि ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। तो उन रीडिंग्स को पढ़ लेना, ओके। एंड आई गेस क्लास इज ओवर नाउ, ओके। और कुछ है, repeat all the terms. See, नेक्स्ट क्लास के अंदर व्हाट आई विल डू इज कि आज की क्लास में जो हुआ है उसका एक छोटा सा समराइज्ड वर्जन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, तो प्लीज बी देयर इन द नेक्स्ट क्लास एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर, ओके, बिकॉज क्लास इज नाउ एंडेड, इट्स 3, अपने आप ही एंड हो जाएगी, ओके। सो वो कर लेना, मोस्टली टर्म्स प्रोटैगनिस्ट एंटागोनिस्ट का ध्यान रखना, ओके। सो yes, it is done now. So oh, okay, yes, bye bye and happy Diwali.